सोचिए, एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसे पूरी दुनिया में एक जीनियस माना जाता हो, एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया के सबसे ताकतवर एम्पायर ने अपना सबसे बड़ा सम्मान दिया हो, और फिर अचानक से वो उस सम्मान को उठाकर फेंक दे। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ही ऐतिहासिक जीनियस की बात करने वाले हैं जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ एक बेहद चौंका देने वाला और निडर फैसला लिया था। एक ऐसा फैसला जिसने उन्हें सिर्फ एक कवि नहीं बल्कि विद्रोह का सबसे बड़ा प्रतीक बना दिया। तो चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सच पूछें तो ये सवाल अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। आखिर क्यों एक नोबेल लॉरिएट, एक बेहद शांत और ज्ञानी इंसान उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर का सम्मान ठुकराएगा? उनके अंदर किस हद तक गुस्सा रहा होगा जिसने उन्हें इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? यहाँ एक बात बिल्कुल साफ करनी जरूरी है। रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ एक कवि या लेखक नहीं थे, वो अपने आप में एक पूरी क्रांति थे, एक विद्रोह थे। उनकी इस बगावत के पीछे के कारण इतने गहरे हैं कि उन्हें समझने के लिए हमें उनकी जिंदगी के पन्नों को थोड़ा और करीब से देखना होगा। ये जानना बहुत जरूरी है कि इस असंतोष के बीज आखिर बोए कहाँ गए थे। खंड एक असाधारण जीनियस, एक असाधारण शख्सियत और एक अलग सोच। कमाल की बात देखिए, जिस इंसान ने आगे चलकर पूरी दुनिया में पढ़ाई और लिखावट का लोहा मनवाया, उन्हें पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से सख्त नफरत थी। उनके लिए स्कूल किसी जेल से कम नहीं था जहां उन्हें घुटन महसूस होती थी। उन्हें अपनी टीचर्स बेहद थकाऊ और बोरिंग लगते थे, और सच कहूं तो यही बात उनकी आगे की बेहिसाब सफलता को और भी ज्यादा हैरत अंगेज बना देती है। अब जरा इस सफर को देखिए। 1861 यानी 1861 में कलकत्ता के एक संपन्न परिवार में जन्म, फिर सिर्फ 8 साल की छोटी सी उम्र में पहली कविता लिखना, 16 साल की उम्र आते आते एक पब्लिश्ड लेखक बन जाना, और फिर आता है साल 1913, साहित्य में नोबेल प्राइज। ये कोई छोटी बात नहीं थी दोस्तों, वो यूरोप के बाहर के पहले ऐसे लेखक थे जिन्हें ये सम्मान मिला। ब्रिटिश दुनिया इस बात से पूरी तरह हैरान थी। और अब जो आने वाला है वो सच में दिलचस्प है। ये नंबर देखिए, 2000। ये दर्शाता है उनके द्वारा लिखे गए गीतों को। वो सिर्फ कलम नहीं चलाते थे, वो एक दार्शनिक, चित्रकार और संगीतकार भी थे जिन्होंने अपने जीवन में 2000 से भी ज्यादा गाने कंपोज किए। इतनी ज्यादा रचनात्मकता की कोई सीमा ही नहीं थी। और इस सफर की एक और ऐसी सच्चाई है जो किसी को भी आश्चर्य में डाल सकती है। इतिहास में ये शायद अकेला ऐसा उदाहरण है कि एक ही जीनियस ने 2 अलग-अलग देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं। एक तरफ हमारा अपना देश भारत और दूसरी तरफ बांग्लादेश। इन दोनों ही देशों के राष्ट्रगान उन्हीं की कलम का नतीजा है। बिल्कुल अद्भुत। खंड 2, ट्रायम्फ्स एंड ट्रेजेडीज, सफलता के धूप छांव और एक खामोश दर्द। दुनिया भर से मिलने वाली इस अद्भुत प्रशंसा के पीछे का सच थोड़ा अलग था। जब वो अपनी कामयाबी के बिल्कुल शिखर पर थे, तब हकीकत में वो अंदर से बेहद अकेले और टूटे हुए थे। एक के बाद एक उनकी पत्नी और बच्चों का निधन होता चला गया। अपनों को लगातार खोने के इस असहनीय दर्द ने उन्हें पूरी तरह झकझोर दिया था। ये वही दर्द था जिसने उनकी कविताओं और गीतों को उतना गहरा बनाया जो सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचा। खंड 3, द ब्रेकिंग पॉइंट, एक ऐतिहासिक मोड़ और एक भयानक घटना। फिर वक्त का पहिया घूमा और 1919 में एक ऐसी भयानक घटना हुई जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जालियांवाला बाग का नरसंहार, एक ऐसी दर्दनाक घटना जहां सैकड़ों मासूम और निहत्थे भारतीयों को गोलियों से भून दिया गया। पूरे देश की रूह कांप उठी थी। ब्रिटिश सरकार को लगा कि डर के मारे सारे इंटेलेक्चुअल्स और बुद्धिजीवी चुप रहेंगे, पर वो गलत थे। टैगोर बिल्कुल चुप नहीं रहे, और इस मोड़ पर उन्होंने वही किया जिसने एम्पायर की नींव हिला दी। उन्होंने एक खत लिखा, और उस खत के बोल आज भी इतिहास में गूंजते हैं। The time has come when badges of honor make our shame glaring। यानी अब वक्त आ गया है जब ये सम्मान के तमगे हमारी शर्म को और भी ज्यादा उजागर करते हैं। इसी एक झटके में उन्होंने अपना ब्रिटिश नाइटहुड और सर की उपाधि ठुकरा दी। ये एक सीधी और सबसे बड़ी बगावत थी। तो इस पूरे किस्से का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि असूलों और सच्चाई के सामने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और सम्मान का भी बलिदान दिया जा सकता है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि जब बात अपने लोगों के दुख और सच की हो तो फेम और पावर की कोई औकात नहीं होती। ये आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। खंड 4, ह्यूमैनिटी अबव ऑल, इंसानियत की समझ और अंधराष्ट्रवाद का विरोध। बगावत से थोड़ा आगे बढ़ें तो उनकी सोच को समझना और भी जरूरी हो जाता है। उनका मानना था कि ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत नेशंस या राष्ट्र से कहीं ऊपर है। वो अंध राष्ट्रवाद यानी ब्लाइंड नेशनलिज्म के सख्त खिलाफ थे। उनका नजरिया इतना बेबाक था
कि उस वक्त के कई बड़े नेता और साथी भी उनकी बातों से सहमत नहीं हो पाते थे, पर वो अपनी जगह अडिग थे। और इस दर्शन की ऊंचाई का अंदाजा आप इस ऐतिहासिक मुलाकात से लगा सकते हैं। एक तरफ थे विज्ञान के महानायक एल्बर्ट आइंस्टाइन और दूसरी तरफ अध्यात्म और साहित्य के मास्टर रविंद्रनाथ टैगोर। जब ये दोनों दिग्गज मिले तो उन्होंने सच्चाई और रियलिटी के अस्तित्व पर एक बेहद गहरी बहस की। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक और सबसे बड़े कवि एक ही कमरे में विचारों का आदान प्रदान कर रहे हों, ये अपने आप में उनके विशाल व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो अगर हम उनके पूरे सफर को एक साथ जोड़कर देखें तो आखिर क्या निकल कर आता है? एक ऐसी विरासत जहां असहनीय दर्द को एक बेहतरीन कला में बदल दिया गया, जहां बच्चों और पत्नी को खोने के गहरे नुकसान को हमेशा जिंदा रहने वाले संगीत का रूप दे दिया गया, और सबसे बड़ी बात, डर को एक सच्ची बगावत में बदल दिया गया। यही वजह है कि दुनिया उन्हें एक सच्चा विजनरी मानती है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है। जब कभी प्रसिद्धि के सबसे ऊंचे मुकाम और अपने बुनियादी असूलों में से किसी एक को चुनने का वक्त आए तो एक सच्चे विजनरी का रास्ता क्या तय करता है? क्या उस वक्त ताकत और फेम काम आते हैं, या फिर वो सच्चाई जिसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने एक पल में ब्रिटिश एम्पायर का सबसे बड़ा सम्मान ठुकरा दिया था? ये एक ऐसी सीख है जो शायद आज के वक्त में पहले से भी ज्यादा मायने रखती है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई सवाल हो या अगले वीडियो के लिए कोई सजेशन तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।